हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये आपको बताना है। और आगे बोला गया है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, मतलब आपको कारण भी बताना है। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं। तो देखिए पहले भाग पर अब हम बढ़ते हैं। तो पहले भाग में आपको बोला गया है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम वास्तविक संख्या का मतलब समझ लेते हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो होती है सभी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का संग्रह। क्योंकि ये आपने थ्योरी में तो पढ़ा ही है कि सभी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का संग्रह जो होता है उसे आप वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो, आपसे तो ये बोला गया है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपरमेय संख्या तो हमेशा वास्तविक संख्या होगी ही होगी। तो इस तरीके से आपका जो पहला कथन है वो एक सत्य कथन हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो आप दूसरे भाग में देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप देखो संख्या रेखा पर आपके पास बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आपके पास अंडर रूट 2 दिया है और अंडर रूट 3 दिया है, तो इसके बीच में तो आपके पास अनंत बिंदु होंगे। तो जो भी बिंदु होंगे, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कुछ बिंदु लिख देता हूं। तो देखिए जैसे कौन कौन से बिंदु आएंगे, अंडर रूट 2.3, अंडर रूट 2.4, अंडर रूट 2.7। अगर कोई छात्र ये लिख सकता है 2.81। ये सभी ऐसे मान हैं जो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 के बीच में है। लेकिन अब आप ये देखिए कि क्या ये 2.3 जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन दशमलव में लिखा है ये भी आपके पास प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये सभी आपके पास प्राकृतिक संख्याएं नहीं आ रही हैं। तो यहां से ये तो बात आपके पास सिद्ध हो चुकी है कि ये जो कथन है वो आपके पास असत्य कथन दिया हुआ है। यहां पर कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि हमने जो रूट 3 और रूट 2 यही दो बिंदु ऐसे क्यों लिए। ऐसा आप ना भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये केवल समझाने के लिए हमने लिए हैं। आप उदाहरण के तौर पर देखिए और भी बिंदु ले सकते हैं। जैसे आप देखो अंडर रूट आप 5.2 ले लो, अंडर रूट 7.8 ले लो, अंडर रूट 4.9 ले लो। तो आप देख रहे हो ये सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं तो नहीं है जो अंडर रूट के अंदर दी हुई हैं। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि जो ये कथन था वो एक असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो आप देखो हमने पहले भाग में आपको वास्तविक संख्या की परिभाषा भी बताई कि सभी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा उसी को आप वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात मैं वास्तविक संख्या की यदि कुछ उदाहरण लिख दूं इस परिभाषा को देखकर, तो देखिए वो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कुछ ही उदाहरण लिख सकता हूं यहां पर, क्योंकि ऐसे तो अनगिनत उदाहरण होंगे। जैसे आप देखो आपके पास उदाहरण अंडर रूट 2 आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 4/5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, अंडर रूट 5 भी आ सकता है, अंडर रूट 3 आ सकता है, अंडर रूट 17 आ सकता है। तो ऐसे अनगिनत आपके पास उदाहरण हो सकते हैं। तो अब आप यहां पर ये देखो कि आपको तो बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होगी। अब चलिए हम देखते हैं उनके उदाहरणों में। तो देखिए ये अपरमेय संख्या है, लेकिन 1/2 तो आपके पास परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा को व्यक्त कर रही है p/q फॉर्म में, जहां पर हर जीरो भी नहीं है। ये भी एक परमेय संख्या है। आप देखो जो 6 है ये भी एक परमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 5 अपरमेय है, ये भी अपरमेय है और ये भी अपरमेय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि अपरमेय ही हो, वो परमेय भी हो सकती है। अर्थात जो तीसरा भाग आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल ही असत्य कथन हो जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि तीसरा भाग आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला भाग तो सत्य हो जाएगा, दूसरा भाग असत्य हो जाएगा और तीसरा भाग भी असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परमेय संख्या हो। तो देखिए, अगर आप बोला गया है धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अर्थात अंडर रूट एम आपको बोला गया है, और एम आपको ध्यान रखना है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप देखो, आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कुछ उदाहरण। जैसे आप अंडर रूट 2 लिखो, अंडर रूट 3 भी हो सकता है, अंडर रूट 4 भी हो सकता है, अंडर रूट 9 भी हो सकता है। मैं कुछ ही उदाहरण आपके सामने लिख सकता हूं, यहां पर मैं सभी उदाहरण तो नहीं लिख सकता आपके सामने, क्योंकि ऐसे तो अनगिनत उदाहरण होंगे। तो देखो, अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि आप जानते हो जब आप इसका प्रसार करोगे अर्थात वर्गमूल निकालोगे तो ये आवर्ती भी नहीं होगा और कभी समाप्त भी नहीं होगा, तो इसलिए अपरमेय हो गई। ये भी आपके पास अपरमेय हो जाएगी। लेकिन अंडर रूट 4 अर्थात 4 का वर्गमूल, ये तो 2 आता है, तो ये तो आपके पास परमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से अंडर रूट 9 देखोगे तो 3 आ गया, ये भी आपके पास परमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से अंडर रूट 16 अर्थात 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो ये भी आपको पता लग रहा है कि परमेय संख्या हो गई। लेकिन 17 का वर्गमूल तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब पूर्णांक में, तो ये जो आपके पास होगी वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या का यदि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपरमेय आएगा या हमेशा परमेय आएगा। वो अपरमेय भी हो सकता है, आप देख सकते हैं, और वो परमेय भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल 6 उदाहरण आपके पास लिखे हुए हैं समझाने के लिए। तो आपसे बोला गया था कि क्या ऐसा संभव होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होंगे? तो नहीं, बिल्कुल असंभव है ये। तो क्योंकि किसी भी धनात्मक संख्या का पूर्णांक का जो वर्गमूल होगा वो परमेय भी हो सकता है। जैसे आप देखो, अंडर रूट 4 में आप ऐसा देख रहे हैं, अंडर रूट 9 में भी ऐसा देख रहे हैं, अंडर रूट 16 में भी आप ऐसा देख रहे हैं। अब आपसे बोला गया था कि आपको तो ऐसे उदाहरण बताने हैं कि जब ऐसा हो रहा हो कि वर्गमूल निकालो तो एक परमेय संख्या है। तो आप देखो, उदाहरण के तौर पर अंडर रूट 4 हो गया एक, अंडर रूट 9 भी एक उदाहरण ही है, अंडर रूट 16 भी एक ऐसा उदाहरण है कि अगर आप इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वो एक परमेय संख्या आ रहा है। तो इस तरीके से आपका दूसरा भाग भी हल हो जाएगा। चलिए, अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 3 पर। यह हमारा प्रश्नावली 1.2 का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। चलिए, इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर पहले तो हम इसमें थोड़ा कठिनाई समझ लेते हैं कि अगर छात्र इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते वो। जैसे यदि आप अंडर रूट 5 हल करें, अर्थात आप 5 का वर्गमूल निकालो, तो आप पाओगे कि 2.236 कुछ इस तरीके का आता रहेगा, अर्थात ये अशांत और अनावर्ती आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी अशांत, मतलब कभी भी शांत नहीं होगा, मतलब अशांत है, क्योंकि अशांत का मतलब है दशमलव के बाद कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें आते ही रहेंगे। अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि कुछ भी अंक ऐसे नहीं होंगे जो बार बार पुनरावृत्ति कर रहे होंगे। तो आप जानते हो, जब भी कोई संख्या अशांत तथा अनावर्ती टाइप की होती है तो वह एक अपरमेय संख्या होती है। तो अब चूंकि अंडर रूट 5 आपको पता लग गया कि एक अपरमेय संख्या है, तो आप यहां से देखिए, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप अपनी प्रकार में एक संख्या रेखा पर कुछ बिंदु दूरी भरकर उसको कर सकें। तो देखिए, मैं यहां पर एक संख्या रेखा पहले बना देता हूं। तो देखिए, मैंने एक संख्या रेखा बना दी। अब यहां पर आप देखो, अगर आपने इसको 0 मान लिया संख्या रेखा पर, तो यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि अपरमेय संख्या है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि आप प्रकार में 2.236 की दूरी भर लें, क्योंकि ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये तो मैंने 3 अंकों तक लिखा है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ अंक आते रहेंगे, तो आप प्रकार में इतनी दूरी तो भर ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे तो नहीं बना सकते डायरेक्ट। अब हम इसमें क्या सिद्धांत यूज करेंगे उसको अब हम यहां पर समझ लेते हैं। तो देखिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, तो मैं यहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय से पहले कुछ समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपने सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अर्थात अगर आप 5 को इसी तरीके से दर्शाना चाहो तो आप पाओगे कि अंडर रूट 5 जो होगा, अर्थात कर्ण जो आपके पास आएगा, मैं ऐसा लिख देता हूं, वो आएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए, आ मतलब आधार है और ल मतलब लंब है। तो अभी आप देखो, अगर आप 5 अंडर रूट 5 को लिखना चाहते हो तो वो तो आपके पास तब आ सकता है जब आप आधार को 2 मतलब एक किसी को 2 कर दो
और किसी एक को, लंबे आधार को 1 कर दो। तो आप देख रहे हो जब आप इसको हल करोगे तो ये √5 ही आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से कर्ण आपके पास √5 बन गया। और अच्छी बात यह है कि आप अगर आपको 2 दर्शाना है तो आप दर्शा सकते हो और 1 भी दर्शा सकते हो। तो चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, वो हमको समझना है। तो देखिए, आप सबसे पहले अपनी प्रकार में दो दूरी की प्रकार में 2 दूरी डिस्टेंस आपने भर ली, तो आपने यहां पर एक चिन्ह लगाया। तो देखिए ये 2 दूरी आ गई। इसका मतलब यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो 2 आपने ले ली। आप मात्रक कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप मात्रक को सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रकार में ऑब्वियस सी बात है कि मीटर तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो सेंटीमीटर लीजिएगा। तो देखिए ये बिंदु आया ए, अर्थात ओ ए आपके पास 2 आ चुका है। अब आप यहां पर क्या करेंगे कि यहां से आप एक लंब खींचेंगे। तो देखिए ए से अगर आप एक लंब खींचेंगे तो ये ऊपर दिशा में कहीं जाएगा, तो ये मान लीजिएगा यहां पर चला गया। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप ए से एक दूरी जो भरेंगे वो यहां पर लगा देंगे। तो देखिए आपने चाप लगाया यहां पर, ये बी आ गया और ये जो दूरी है वो आपके पास 1 हो गई। तो अभी मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं। ये आपने लंब बनाया था। अब यहां से आप देखो कि आपके पास ओ ए तो 2 आ गया और ओ बी ए बी जो होगा वो 1 हो गई, क्योंकि आपने उतनी दूरी भर के प्रकार से चाप लगाया है। अगर अब आप ओ से बी को ज्वाइन कर दें, तो देखिए अगर आप ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर आपके पास ये मिल जाएगी। मैं यहां से पीले से दर्शा देता हूं। देखिए ये जो लेंथ है आपके पास, ये जो लाइन आपके पास बनी है, वो लाइन ही आपके पास √5 दूरी को दर्शाएगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय लग पा रही है, क्योंकि आप देखो यहां पर ये कर्ण जो होगा वो √5 बन जाएगा और ये 2 और 1 तो आधार और लंब आपने बना ही दिए, तो आपके पास ये दूरी आ गई। लेकिन आप ध्यान रखो कि आपको तो बोला गया है कि आपको जो ये √5 है वो संख्या रेखा पर निरूपित करनी है, और संख्या रेखा तो ये वाली लाइन है। तो आप देखिए प्रकार में ओ से लेकर बी तक की दूरी भरेंगे और फिर उससे एक चाप बनाएंगे, तो आपके पास यहां पर कहीं कट कर जाएगा। तो इसका मतलब जो ये सी आपने इस बिंदु को माना, तो जो ये सी बिंदु होगा अर्थात ओ से सी के बीच की दूरी वो आपके पास हो जाएगी √5। तो इस तरीके से आपने √5 को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे।